फाइनली 9 साल बाद कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट करने वाला है और यह विजिट हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट को लेकर। इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्या इस विजिट से किसी भी तरीके से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में फर्क पड़ेंगे और यह क्या है जिसको हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज इस वीडियो के अंदर हम एससीओ और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे होने वाले इस विजिट के फर्क पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह देखने की कोशिश करते हैं कि न्यूज में क्यों है। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट आया है कि 15-16 अक्टूबर को हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो एक डेलीगेशन को लीड करने वाले हैं जो एससीओ समिट में वहां पहुंचेगी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 9 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही ज्यादा आइसोलेशन में चल रहे हैं। रिलेशन ऑलमोस्ट निल है। क्यों है? इनिशियली कॉज ऑफ द पठानकोट अटैक, उरी अटैक जो 2016 में होते हुए देखे, उसके बाद पुलवामा हुआ, उसके बाद 370 का जो रिवोकेशन किया आपने, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप और ज्यादा बेटर होता हुआ दिखता है। फाइनली ऐसा मौका आया है जिसमें आपको इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जाते हुए दिख रहे हैं। पिछले साल बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले से फॉरेन मिनिस्टर बने जो 12 साल में जिन्होंने इंडिया को विजिट किया, तो पिछले 2 सालों में हम देख सकते हैं कि जो इतनी दूरी बनी हुई थी, कहीं ना कहीं वो क्लोजनेस की तरफ वापस मूव हो रही है। क्या ये किसी भी तरीके से ये विजिट फ्रूटफुल होगी, कोई आउटकम प्रोवाइड करेगी, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विथ कि क्या ये विजिट जो एससीओ के नाम पे हो रही है, एससीओ की सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, हमारा क्या रोल है और क्यों हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम ये भी डिस्कस करते हैं, आपको ये भी जानना जरूरी है कि 2023 में एससीओ का समिट भारत में हुआ था, लेकिन वो बेसिकली विजिट ना होके, प्रॉपर बॉडीली विजिट ना होके उस समिट को वर्चुअली कंडक्ट कराया गया था। लेकिन ये वाला जो समिट हो रहा है, आपको इसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जाते हुए दिखेंगे। सिमिलरली लास्ट ईयर भी बिलावल भुट्टो भारत आते हुए दिखे थे। जो अगस्त में इनविटेशन प्रोवाइड किया गया था पाकिस्तान द्वारा, दैट वाज टू नरेंद्र मोदी, बट नरेंद्र मोदी नहीं जाते हुए कौन जा रहे हैं? हमारे डेलीगेशन को, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एससीओ है क्या। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत हुई 1996 में। 1996 में आपको यह शुरू होता हुआ दिखता है। इनिशियली इसको नाम दिया गया शंघाई 5। क्यों? क्योंकि इसमें 5 मेंबर्स थे। कौन कौन? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इनिशियली जब ये 1996 में स्टार्ट हुआ था तो ना इसका उज्बेकिस्तान मेंबर था, ना ही इसका तुर्कमेनिस्तान मेंबर था। तुर्कमेनिस्तान आज भी मेंबर देखने को नहीं मिलता है। तो इनिशियली हम क्या बोल सकते हैं, इनिशिएटिव हुआ, ये शुरू हुआ 1996 में शंघाई 5। शुरू क्यों हुआ? 1991 में यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से लगभग 15 स्टेट्स इंडिपेंडेंट होते हुए दिखते हैं। उनके अंदर कंसर्न्स आई, यार किसी भी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स का राइज ना हो जाए, एथनिक टेंशंस ना बढ़ जाएं। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक फैसला लिया कि एक कोऑपरेशन की जरूरत है। किस बेसिस पे? सिक्योरिटी मेजर्स के बेसिस पे, सिक्योरिटी मैटर्स के बेसिस पे। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे हमने क्या बोला, शंघाई 5। इवेंचुअली 2001 के अंदर 15 जून 2001 को इस ऑर्गेनाइजेशन को 6th मेंबर की तरह ज्वाइन कर लेता है उज्बेकिस्तान। मैंने क्या बोला, इनिशियल 5 मेंबर्स कौन है? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। 6th मेंबर की तरह कौन जुड़ा? उज्बेकिस्तान। कब जुड़ा? 2001 में। और जैसे ही उज्बेकिस्तान जुड़ता है, इसे हम शंघाई 5 से क्या बोलना शुरू कर देते हैं? हम इसे बोलना शुरू कर देते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दिस इज अ चाइना लेड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को, इस ग्रुपिंग को कहीं ना कहीं चाइना लीड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2005 में हम देखते हैं तो इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर बना और 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को इसका परमानेंट मेंबर बना लिया गया एज 7th एंड 8th मेंबर्स। जनरल पर्सपेक्टिव में यह भी समझने की जरूरत है कि दोनों को साथ क्यों ऐड किया गया। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो 2 मेजर पावर्स हैं, वन इज रशिया, अनदर इज चाइना। उनके अंदर भी एक टसल चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी एक पावर के हाथ में इस ऑर्गेनाइजेशन की कमान ना आ जाए। रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि एक चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसे देखा जाए, और चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि जो उसका डोमिनेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर रशिया की तरफ मूव कर जाए। तो रशिया ने इनिशिएट किया इंडिया की मेंबरशिप को, और उस
जो रशियन पर्सपेक्टिव इंप्रूव हो जाता विद दी मेंबरशिप ऑफ इंडिया, उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप देने का फैसला लिया। और इसी तरीके से 7th और 8th मेंबर की तरह आपको इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन करते हुए दिखते हैं एससीओ को एज परमानेंट मेंबर एट अस्ताना कजाकिस्तान, द समिट ऑफ इट। 2023 में ईरान ने 9th मेंबर की तरह ज्वाइन किया। 2021 में उसे अनाउंस किया गया था टू बी द मेंबर। 2023 में 2 साल का पीरियड होता है, तो 2023 में आपको ईरान 9th मेंबर बनता हुआ दिखता है। और 2024 में जुलाई में अस्ताना के ही अंदर बेलारूस को 10th मेंबर की तरह ऐड कर लिया गया है। तो आज की डेट में एससीओ में 10 मेंबर देखने को मिल रहे हैं आपको। इनिशियल 5 प्लस उज्बेकिस्तान प्लस इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस ईरान प्लस बेलारूस। आज की डेट में केवल 2 ही ऑब्जर्वर मेंबर बचे हैं इसके, वन इज अफगानिस्तान एंड अदर वन इज मंगोलिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज की डेट में एससीओ आपको एक रीजनल कोऑपरेशन की तरह दिखती है, जो रीजनल कोऑपरेशन करना चाहती है इकोनॉमिक मैटर्स पे, सिक्योरिटी मैटर्स पे, स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे, कल्चरल मैटर्स पे। और इसको कहीं ना कहीं चाइना और रशिया लीड करते हुए दिखते हैं। हम भी इसके परमानेंट मेंबर हैं। अब हमारे लिए हमें यह समझना जरूरी है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर समिट में जा रहे हैं जयशंकर जी, तो किस तरीके से किन किन मैटर्स पे हम बातचीत करेंगे, एससीओ हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है। सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, एक एक करके इन्हें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजनल कोऑपरेशन। आफ्टर द फेलियर ऑफ सार्क, तो हमारे पास कोई खुद की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बची नहीं है जो ठीक से फंक्शन कर रही हो। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इज सार्क, जो हमारी साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बाकी रीजन जो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एससीओ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, रशिया के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, ईरान जैसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, और अपने इस रीजन में अपनी एक से बनाने के लिए, अपना एक ओपिनियनेटेड पर्सपेक्टिव रखने के लिए। तो अगर रीजनल कोऑपरेशन में हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं अपनी ओपिनियन रखनी है, अपने आप को एक प्लेयर की तरह शोकेस करना है, उस टेबल पर बैठना है डिस्कशन के, तो एससीओ हमारे लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड इज क्रूशियल फॉर आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर आईएनएसटीसी का पाथ देखा जाए तो इंडिया के जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे हम नावा शेवा भी बोलते हैं, वहां से ये जाता है ईरान इनटू द पर्शियन गल्फ, जहां जाता है बंदर अब्बास पोर्ट पे। बंदर अब्बास से रोड एंड रेल कनेक्टिविटी के थ्रू ये नॉर्थ ईरान जाता है, जहां ये कनेक्ट करता है बंदर अब्बास को, बंदर अंजाली को। बंदर अंजाली से हम जाते हैं अजरबैजान, दैट इज बाकू। बाकू से जाते हैं रशिया अस्त्रखान, अस्त्रखान से मॉस्को, मॉस्को से फिर सेंट पीटर्सबर्ग, और जो हमें फिर कनेक्ट करवाता है कहां, ईस्टर्न यूरोप की साइड। अगर आपको देखो तो कहीं ना कहीं कैस्पियन सी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जा रही है इस रीजन में, इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए। ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, एक तो 40% कम टाइम लेता है। जितना स्विस कैनाल रूट से मेरे को ट्रेड रूट में समय लगेगा, जो टाइमिंग होगी वो ज्यादा है। 30% सस्ता भी है, तो समय भी बचा रहा है और फ्यूल भी बचा रहा है। इसकी सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी सक्सेस को होने के लिए, इंडिया को एक मेजर प्लेयर बनने के लिए, इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बने रहने के लिए और एक मेजर प्लेयर बने रहने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको इस शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एचसीओ की रेलेवेंस आपको बढ़ती हुई दिखती है, और जरूरी भी दिखता है भारत के लिए कि क्यों इसके साथ रीजनल कोऑपरेशन जरूरी है। अगर ये नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं आईएनएसटीसी में इंडिया कैसे आपको इरोड होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस, स्पेशली प्री 1991 कोल्ड वॉर एरा में वी वर इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएसएसआर, तो सेंट्रल एशिया के साथ हमारे ऑलरेडी अच्छे रिलेशंस थे। 1991 के बाद भी हमें रिलेशंस बेटर होते हुए दिखे, किसी भी तरीके से बिगड़ते हुए नहीं दिखे। लेकिन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की अभी कमी है, सेंट्रल एशिया के साथ आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं कर पाए हो। कारण क्या है? डिस्टेंस, कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। ईदर यू कैन गो थ्रू ईरान और यू कैन गो थ्रू अफगानिस्तान, दोनों के लिए ही आपको पाकिस्तान का यूज करना पड़ेगा। पाकिस्तान हमें एक्सेस प्रोवाइड करता नहीं, इसलिए लैंड कनेक्टिविटी तो पॉसिबल नहीं है। तो एससीओ कहीं ना कहीं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अपने स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन, अपने सिक्योरिटी इंटीग्रेशन को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। और यह बात याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेंट्रल एशिया इज अ एनर्जी रिच रिसोर्स कंट्री, मिनरल रिच कंट्री है वो। जितना वो रीजन है वो काफी ज्यादा मिनरल रिच है, तो उनसे हमें काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कजाकिस्तान के साथ हमने यूरेनियम डील साइन कर रखी है। अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो तजिकिस्तान के अंदर आपको अपना फरकोर एयरबेस देखने को मिल जाता है। तो ये रीजन के साथ इंटीग्रेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी पर्सपेक्टिव से। मैंने पहले भी बोला था अदर वीडियोस में कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि अगर स्विस कैनाल पे खाली रिलाई करते रहोगे तो यू हैव पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, और वो कभी ना कभी आपको फिर इंपैक्ट करता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जांपल, एक हफ्ते के लिए स्विस कैनाल में ब्लॉकेड हुई और आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता हुआ दिखा, एशिया और यूरोप की कनेक्टिविटी बिगड़ती हुई दिखी। इसलिए जब ये कनेक्टिविटी रूट जाएगा वहां, सेंट्रल एशिया के साथ भी इंटीग्रेशन मैटर करेगा और ऊपर से यूरोप के साथ भी आपको एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कराएगा। तो दिस वाज द थर्ड सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट इज टू काउंटर चाइनाज हेजेमनी। अगर मैं अपना ग्लोबल स्पेस या एटलीस्ट रीजनल स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं करता हूं, बीइंग दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इन द रीजन, तो सर्टेनली उसे कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? उसे चाइना ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर मैं वहां बैठता हूं तो कहीं ना कहीं उस टेबल पे बैठता हूं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाऊंगा, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर पाऊंगा। किसी भी तरीके से चाइना और पाकिस्तान इस रीजन में अपनी डोमिनेशन बनाने की कोशिश ना करें, उसको काउंटर करने में मैं डेफिनेटली हेल्प कर पाऊंगा, रशिया की भी और अपनी भी, और कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा डेमोक्रेटाइज पर्सपेक्टिव में रन करने में हेल्प कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिल रहा है कि चाइना की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए भी आपको एससीओ का मेंबर बनने की जरूरत थी, और फाइनली हम 2017 में इसके परमानेंट मेंबर बन भी गए। वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर को काउंटर करने के लिए आपको पता है 300 सालों की आदत है, पहले इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन, फिर इन द नेम ऑफ यूएस हेजेमनी। तो उनको लगता है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि सब चीज उनके अकॉर्डिंग रन करनी चाहिए। अब ये गंदी आदत है, जाते जाते जाएगी, क्योंकि उनका इंटरफेरेंस इन द अदर डेमोक्रेसीज इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग डेमोक्रेसी आपको बहुत बढ़ता हुआ दिखता है। ईस्टर्न कंट्रीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन्हें यह बात पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रुपिंग, ये जो एससीओ आपको देखने को मिल रहा है, ये वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर को भी चैलेंज करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक मेजर टूल की तरह यूज किया जा सकता है, और ईस्टर्न इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग की जा सकती है इसकी। इसको हम एक और एस्पेक्ट से कनेक्ट करते हुए देख सकते हैं, जिसे हम एशियन वैल्यू थ्योरीज बोलते हैं। जब हम ह्यूमन राइट्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक एशियन वैल्यू थ्योरी है। उसके अंदर क्या बोला जाता है, जब 1948 में ह्यूमन राइट्स का कन्वेंशन आया तो उन्होंने यूनिवर्सली पूरी दुनिया पे सेम टाइप की ह्यूमन राइट्स अप्लाई कर दी, जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से अप्रोप्रिएट थी। उस टाइम पे कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक मलेशिया, कंट्रीज लाइक सिंगापुर, उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने बोला यार कल्चरल रिलेटिविज्म पे बिलीव करो कि तुम्हारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो तुम्हारे यहां जो राइट्स चल रही हैं वो राइट्स हमारे यहां एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है। तुम सिविल पॉलिटिकल राइट्स पे फोकस करते हो, हम सोशियो इकोनॉमिक राइट्स पे फोकस करते हैं। तो जो ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस है वो आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ यूएन ही देखने को मिल जाता है। उस टाइम पे ईस्टर्न इकोनॉमीज के पास उतनी ज्यादा बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं थी, आज की डेट में वो कैपेसिटी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एससीओ एक ऑल्टरनेटिव की तरह भी देखा जा सकता है जब हम वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। नेक्स्ट, बुलवर्क अगेंस्ट टेररिज्म। सी, टेररिज्म को लेके एससीओ के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर आपने ताशकंद में बना रखा है। तो आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेके, इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेके इस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ही उस टेबल पे बैठी है जो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है। मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू कन्वे योर प्रॉब्लम टू योर प्रॉब्लम, you are not going to find the solution. The problem is going to know that you are having the problem with that particular problem. So I'm talking about Pakistan. अगर पाकिस्तान वहां सामने बैठा है, मेजोरिटी ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू ही हमारा किसके साथ है? टेररिज्म के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो कर रहा है उसके साथ है। अब हमें डिस्कशन भी किसे करना है एंटी टेररिस्ट पर्सपेक्टिव में? पाकिस्तान के साथ करना है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को आईना दिखा सकते हैं एंटी टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ कन्वेंशंस, कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ सर्टेनली किसी ना किसी तरीके से कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसपे हम मोरल सुएशन कर सकें पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर एक मोरल प्रेशर बना सकें कि क्यों एंटी टेररिज्म पर्सपेक्टिव का हिस्सा होते हुए भी कैसे वो रेडिकलाइजेशन का एक हब बन चुका है, एक रोग स्टेट बन चुका है, एक पावर ब्रोकरिंग बिजनेस का हिस्सा बनकर पूरी तरीके से, चाहे वॉर किसी की भी हो, खुद उसे उसमें ब्रोकर का काम करता है, चाहे वो अफगानिस्तान की वॉर हो, चाहे वो ईरानियन पर्सपेक्टिव में वॉर चल रही हो आफ्टर 1979। तो यूएस हैज बीन यूटिलाइजिंग पाकिस्तान एज अ टूल, और वो टूल की तरह इस्तेमाल होता हुआ भी आ रहा है। कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, कोई भी यूएनएससी मूवमेंट देखो आप, यूएनजी के कोई स्पीच देखो, पाकिस्तान के पास कुछ और नहीं रहता एक्सेप्ट कश्मीर।
तो अब इसमें प्रॉब्लम तो है, अच्छी बात है कि ये टेररिज्म को काउंटर करने में हेल्प करेगा, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां पाकिस्तान का प्रेजेंट होना, जिसे हम चैलेंजेस के अंदर भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आई गेस आई वाज क्लियर इनफ विद द सिग्निफिकेंस। सबसे पहले मैं बोला रीजनल कोऑपरेशन, फिर क्रूशियल है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए, सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, चाइना की हेजेमनी को काउंटर करने में हेल्प कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव है वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर का, एक टेररिज्म के अगेंस्ट एक मेजर बुलवर्क की तरह काम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक रेड स्ट्रक्चर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि ताशकंद में बेस्ड है। इससे मुझे याद आया एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नाम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग में है, राइट। नाम पे मत जाना, नाम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि पहली मीटिंग हुई थी वहां, लेकिन जो इसके हेडक्वार्टर सेटअप किया गया है एससीओ का, दैट इज इन बीजिंग, चाइना। अगर हम आगे बढ़े, चैलेंजेस की तरफ बढ़े, व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे बड़ा चैलेंज है बैलेंसिंग टाइज विद चाइना एंड रशिया। देखो, इंडिया ने 2017 में क्वाड भी ज्वाइन किया, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस है, क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके भी मेंबर बने, दैट इज अ वेस्ट लेड इंस्टीट्यूशन। एससीओ इज अ ईस्ट लेड इंस्टीट्यूशन। आप क्वाड के भी मेंबर हो, आप एससीओ के भी मेंबर हो। कहीं ना कहीं ये जो दोनों मेजर पावर हैं, चाइना और रशिया, ये उसके साथ एग्री नहीं करती। इनके जो रीजनल और ग्लोबल प्रायोरिटीज हैं वो क्वाड जैसी नहीं है, हम दोनों तरफ हैं। तो हमारे लिए बैलेंस करना भी एक मेजर टास्क है, कैसे हम अपनी क्वाड की मेंबरशिप को और कैसे हम अपनी एससीओ की मेंबरशिप को यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ये हमारा मल्टीलेटरलिज्म, मल्टी अलाइनमेंट वाला पर्सपेक्टिव है, एक बैलेंसिंग अप्रोच वाला पर्सपेक्टिव है, विश्व मित्र वाला पर्सपेक्टिव है कि किसी के दुश्मन नहीं है जी, एक पीस मेकर है, एक मीडिएटर है और सबके साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं। नेक्स्ट इज रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को आपको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत है, मेनली कॉज ऑफ जो अफगानिस्तान में तालिबान के बेसिस पे चल रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको तजिकिस्तान के अंदर भी आपको आज की डेट में आपको रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म राइज होता हुआ दिख रहा है अगेंस्ट दी बेसिकली ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ उइगर मुस्लिम्स इन जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना। साथ के साथ हमारे यहां जो टेररिज्म का इशू है, सेपरेटिज्म का इशू है, एक्सट्रीमिज्म का इशू है, इसके लिए कोलैबोरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहां बैठ के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं प्रॉब्लम वहीं बैठी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है हमारे पास मैनेजिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान। जैसा मैंने आपसे बोला, पाकिस्तान इज अ, बोलते ना कबाब में हड्डी। जब भी आप कुछ भी अच्छा करने के लिए जाओगे, आपको एक ऐसा प्लेयर खड़ा हुआ दिखेगा जिसका नाम है पाकिस्तान, जो आपको अच्छे काम करने से भी रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, जयशंकर जी का कहना है कि सार्क, फॉर एग्जाम्पल सार्क की फेलियर के लिए, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन की फेलियर के लिए हम पाकिस्तान को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। जयशंकर जी का कहना है कि यार सार्क एक कारवां है जिसके अंदर सारे कैमल्स जो हैं वो एकदम अच्छी अच्छी स्पीड पर चल रहे हैं, केवल एक कैमल है जिसने पूरे कारवां की स्पीड को क्या कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया, और वो कैमल कौन है? वो कैमल है पाकिस्तान। तो अगेन, जब सार्क में पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो देयर आर हाई चांसेस कि इंडियन अप्रोच को, इंडियन इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए पाकिस्तान वापस पिक्चर में आता हुआ दिखे। तो हमें मैनेज करने हैं पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन व्हाइल बीइंग दी मेंबर ऑफ एससीओ एज वेल। तो ये भी एक चैलेंज है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम देख रहे हैं किस तरीके से हम अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किसके साथ? एससीओ के साथ, जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे इश्यूज हैं और जो बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं रिलेटेड टू मार्केट एक्सेस, रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड टू कनेक्टिविटी, वो फुलफिल किए जा सकें। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए भी हमें अभी तक अगर आउटकम देखें तो उतना ज्यादा बेटर आउटकम आपको होता हुआ दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आज से 24 साल पहले शुरू हुआ था इन 2000 सेंट पीटर्सबर्ग समिट में, आज भी फंक्शनल नहीं है। 24 साल हो चुके हैं, फंक्शनल नहीं है। तो मैं सर्टेनली बोल सकता हूं कनेक्टिविटी अभी भी आपको सेंट्रल एशिया के से एक मेजर इशू है। चाबहार पोर्ट बनाया, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। जरंज दिलाराम हाईवे जो हमने कनेक्टिविटी के लिए बनाया था तुर्कमेनिस्तान तक, वो क्या गया? पैसा बर्बाद, वेस्ट। अब तालिबान से जब तक आप फॉर्मल रिलेशन स्टार्ट नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते, डिप्लोमेटिक रिलेशन एकदम हायर लेवल पे स्टार्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को यूज करना एज अ कनेक्टिविटी टूल टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, वो भी एक इशू बना हुआ है। अभी भी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, मार्केट एक्सेस पूरी तरीके से वहां मिल नहीं पाया है क्योंकि चाइना डोमिनेट कर रहा है। तो ये भी एक चैलेंज और इशू की तरह देखने को मिल रहा है। अदर देन दैट, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जब से हम आजाद हुए हैं तब से हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक चीज कंसिस्टेंट रही है, दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मैं डिसीजन जब लूंगा ना, तो मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में लूंगा। आई विल नॉट बी टेकिंग इट इन द इंटरेस्ट ऑफ वेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ ईस्ट। द इंटरेस्ट वुड बी ओनली ऑफ इंडिया। तो जब हमने नैम ज्वाइन किया तब भी हमने यही लिया कि भाई किसी भी तरीके से कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव में ना फंसे हम।
इवेंचुअली अभी हम मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी में चल रहे हैं, तब भी इसलिए चल रहे हैं कि कोई एक साइड को चूज ना करना पड़े, हम एक बैलेंसिंग अप्रोच यूज करें जिसमें हम दोनों तरीके से अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करने की कोशिश करें और ये ना दिखाएं कि हम वेस्टर्न साइड है या फिर ईस्टर्न साइड है, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री हैं जो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एसोसिएट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज। इशू बेस्ड अलायंस पे फंक्शन करते हैं हम, और एलआई हम किसी को अपना मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगर एलआई किसी को मान लिया तो उसके इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहा है। लेकिन यहां ये चैलेंज कैसे है? क्योंकि सर्टेन कमिटमेंट्स आपने एससीओ को भी प्रोवाइड करे हैं, आपने कुछ चीजें कमिट करी हैं करने के लिए। अब वो कमिटमेंट क्या है? वो ग्रुपिंग पर्सपेक्टिव से है, एक रीजनल कोऑपरेशन पर्सपेक्टिव से है। उसमें कहीं ना कहीं एक चैलेंज आ सकता है कि एक तरफ है हमारी सोवरेन इंडिपेंडेंस या सोवरेन डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और दूसरी तरफ जो हमारे कमिटमेंट है एससीओ को लेके, उसमें भी आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है और वो एक मेजर चैलेंज की तरह राइज होता हुआ दिखेगा। सोवरेनिटी का इशू है। क्यों है सोवरेनिटी का इशू? चाइना का एक प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसे उसने 2013 में स्टार्ट किया। मेजोरिटी ऑफ द एससीओ मेंबर एक्सेप्ट इंडिया सब ओबीओआर का हिस्सा बन चुके हैं। इंडिया क्यों नहीं बना है? इस ओबीओआर का एक ब्रांच निकलता है, जिंजियांग से शुरू होता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलता है और ग्वादर पोर्ट पे जाके मिल जाता है बलोचिस्तान के अंदर। अब ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो हमारा सीपैक निकल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, वो भारत का इंटीग्रल और अभिन्न हिस्सा है। और अगर आपको वहां से कॉरिडोर बनाना था तो एटलीस्ट इंडिया शुड हैव बीन कंसल्टेड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो हमारा सीधा सीधा मानना है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जो सीपैक है वो हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। लेकिन एससीओ में बाकी सब तो ओबीओआर के मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन कर पाना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाना, अपने इंटरेस्ट को फोरफ्रंट पे रख पाना, ये भी डिफिकल्ट होने वाला है भारत के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लो बायलैटरल ट्रेड विद एससीओ कंट्रीज। अगर आज की डेट में भी आप, चलो ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो आपके इकोनॉमिक रिलेशंस तेल की वजह से बेटर होते हुए दिख गए रशिया से, लेकिन उससे पहले आपको जो इकोनॉमिक रिलेशन था ना, जो बायलैटरल ट्रेड था, दैट वाज वेरी लेस। मतलब हम देखते हैं कि हमने टारगेट रखा था 2030 का कि हम $30 बिलियन का ट्रेड करेंगे, इवेंचुअली वो राइज हो चुका है कॉज ऑफ ऑयल। लेकिन अगर मैं सेंट्रल एशिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करूं तो वो भी अभी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इफ इट कैन बी 10 तो अभी वो 2 पे चल रहे हैं। अगर उनका पोटेंशियल 10 है तो अभी हम 2 पे ही हैं। और दूसरी दिक्कत यह है कि चाइना ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेजेंस बना चुका है इकोनॉमिकली सेंट्रल एशिया के अंदर और रशिया के भी अंदर। अगर उनका बायलैटरल ट्रेड देखोगे आप तो इंडिया से कई गुना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये भी एक चैलेंज है कि जो लो बायलैटरल ट्रेड है इसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाया जाए, कैसे कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लाया भी जाए और वहां किया भी जाए, जिससे आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेटर होता हुआ दिखे। तो दीज आर ऑल द चैलेंजेस जो आपको एससीओ के अंदर फेस होते हुए दिखते हैं। ये जो विजिट हुई है इसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले जयशंकर जी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये कोई बायलैटरल विजिट नहीं है। उनका अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखा जाए तो वो बोल रहे हैं ही इज नॉट गोइंग टू इस्लामाबाद टू डिस्कस इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। रैदर वो क्या कर रहे हैं, वो एससीओ समिट में जा रहे हैं। एक मल्टीलेटरल समिट है, एक अच्छे एससीओ मेंबर की तरह एक्ट करेंगे। मल्टीलेटरल पर्सपेक्टिव में, रीजनल कोऑपरेटिव पर्सपेक्टिव में आगे डिस्कशंस किए जाएंगे। लेकिन इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है कि वहां किसी भी तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस की डिस्कशंस किए जाए और कोई अलग से इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल मीट भी हो बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सम अदर हेड ऑफ द स्टेट और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो देखो, एस्पिरेशन तो, फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट बेटरिंग द रिलेशंस। तो यहां भी हम उम्मीद लगा के रखते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक डेड ब्लॉक बन चुका है, डेडलॉक आ चुका है इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस में, ये टूटे, किसी ना किसी तरीके से रिलेशंस वापस इनिशिएट हो। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान का सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेलियर ऑफ सार्क, कोई भी रीजनल कोऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक रहेंगे तो रीजनल कोऑपरेशन को आप प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हो, और अगर रीजनल कोऑपरेशन को आप प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हो तो चाइना के डोमिनेंस को साउथ एशियन रीजन में कम रख सकते हो। लेकिन अगर पूरी तरीके से ही सार्क को आपने डिसफंक्शनल कर दिया है तो कहीं ना कहीं आप चाइना को स्कोप प्रोवाइड करा रहे हो कि वो भी इस रीजन के अंदर आउटराइटली बहुत एग्रेसिवली एंटर और अप्रोच कर सकता है, जो वो कर भी रहा है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं ये विजिट हमें एक उम्मीद देती है, क्या सार्क का रिवाइवल हो सकता है? अगर एससीओ समिट के लिए कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जा सकता है और एससीओ समिट के लिए कोई फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ सकता है, और इंडिया पाकिस्तान मेजर रीजन है जिसकी वजह से सार्क फंक्शन नहीं कर रहा,
तो अगर ये बाइलेटरल मीटिंग चलो तुम छोड़ दो, लेकिन अगर मल्टीलेटरल समिट्स में अगर आप साथ में मिल रहे हो, तो क्या हम ये मान के चलेंगे फ्यूचर में सार्क का रिवाइवल भी पॉसिबल है? और क्या इस मीटिंग के बाद ये कोशिश की जानी चाहिए कि सार्क को रिवाइव किया जाए, क्योंकि वो जरूरी है, जो मैंने आपको बताया, रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल कोऑपरेशन के लिए, जिससे कोई और एक्टर आके, कोई लार्जर एक्टर आके इस रीजन में इंटरफेयर ना कर सके। बांग्लादेश के अंदर यूएस का इंटरफेरेंस, पाकिस्तान के अंदर चाइना का इंटरफेरेंस, मालदीव्स के अंदर चाइना का इंटरफेरेंस, मालदीव्स का श्रीलंका के अंदर चाइना का इंटरफेरेंस। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक रीजनल कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव से चलेंगे, तो बाकियों को भी आप इस रीजन में इंटरफेयर करने से रोक पाएंगे और अपने इंटरेस्ट को ज्यादा बेटर तरीके से सेफगार्ड कर पाएंगे। तो आई गेस आई वाज प्रीटी क्लियर। ये जो विजिट होने वाली है, इंडिया के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, इस एससीओ की, और हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर इस समिट के ऊपर इस समिट में बात की जा सकती है। इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आई रिक्वेस्ट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, discuss the significance of India's membership in the SCO in the context of regional security and cooperation. Analyze how India's involvement in the SCO influences its relation with Pakistan, particularly in terms of economic and strategic dimensions. 250 वर्ड्स में इसे आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।